आज हम बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री गैसेस चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास आदर्श गैस। आदर्श गैस को पढ़ने से पहले कुछ हम जो है नियम करेंगे और उसके बाद डिफाइन करेंगे कि आदर्श गैस क्या होती है। सबसे पहले जो है हमारे पास नियम है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम किसी गैस के दाब और उसके आयतन के बीच में संबंध स्थापित करता है। यदि हमारे पास स्थिर ताप, स्थिर सहती यानी उसका वेट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और अगर उसका गैस जो ली है उसका मास कांस्टेंट हो तो उसका दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P इज इक्वल टू K अपॉन V। PV जो है वो कांस्टेंट होता है। ये बॉयल्स का नियम है। और अगर हम इसको ग्राफीय उससे दिखाएं, P और V और P के बीच में हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा हमारे पास कि जैसे जैसे हमारे पास दाब कम होता है वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ता है, या जैसे जैसे दाब बढ़ता है उसका आयतन जो है किसी भी गैस का कम होता जाता है। इसे हम कहते हैं बॉयल्स का नियम। और इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दूसरा नियम हमारे पास है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम इसमें जो है हमारे पास आयतन और ताप के बीच में संबंध स्थापित करता है। इसमें स्थिर दाब P स्थिर रहता है, सहती स्थिर यानी कि MB कैसा रहता है, कांस्टेंट है। यदि हमारे पास कोई गैस है उसका दाब स्थिर है, उसकी सहती स्थिर है तो उसका आयतन परम ताप के समानुपाती होगा, यानी V इज इक्वल टू K इंटू T, या V अपॉन T इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं K। और इसका दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास हो सकता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और अगर हम इसको ग्राफ से शो करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं आयतन, और यहाँ अगर हम लें ताप, तो आयतन और ताप के बीच में जो हमारे पास ग्राफ है वो सरल रेखा प्राप्त होगा। ये है चार्ल्स का नियम। यहाँ पे कुल आयतन है और ये क्या है हमारे पास परम ताप है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा नियम आता है वो आता है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम स्थिर दाब, स्थिर ताप, यदि एक गैस है उसका दाब स्थिर है, ताप स्थिर है, तो उस कंडीशन में उसका आयतन उसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। किसी भी गैस का आयतन उसके नंबर ऑफ मोल्स या उसके अणुओं की संख्या के तुल्य होगा। ये हमारे पास आवोगाद्रो का नियम है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे नियम और हैं जो कि हम करते हैं इसमें। इसमें है एक नियम ग्रैहम का विसरण नियम। ग्रैहम का विसरण नियम है स्थिर ताप T और स्थिर दाब। स्थिर ताप और स्थिर दाब पे यदि कोई गैस एक जगह पर विसरित होती है तो उसका विसरण की जो दर है उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ग्रैहम का विसरण नियम है। तो यानी अगर हमारे पास दो गैसें हैं, किसी एक चैम्बर में एक जगह पे दो गैसें हैं हमारे पास, एक A है और एक गैस हमारे पास क्या है B है। इनका अगर विसरण हो रहा है तो इनके जो विसरण की दर है, कौन सी गैस कितनी तेज़ी से विसरित होगी, ये दर जो है उसके
घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहाँ पे R2 है तो ऊपर क्या होगा D2/D1, और इस तरह से इस ग्राहम के विस्तार नियम को कहते हैं। क्योंकि ये सारे नियम जो है हम सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के अंदर एक बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। इस पे एक एक नंबर का क्वेश्चन कोई आ सकता है, और कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वो न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। अब जो हमने पहले नियम किए, 3 नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो नियम, इनकी सहायता से हम आदर्श गैस समीकरण जो है स्थापित करेंगे। तो आदर्श गैस समीकरण, अब आदर्श गैस की डेफिनेशन भी हम कर लेंगे कि आदर्श गैस वह गैस है जो कि सभी ताप और दाब पर, बॉयल, चार्ल्स, अवोगाद्रो, इन सब नियमों का पालन करती है। उस गैस को हम आदर्श गैस कहते हैं, सभी ताप और दाब पर। तो अगर हमें अब आदर्श गैस की समीकरण स्थापित करनी है, तो पहले हम देखते हैं कि बॉयल के नियम से जो हमारे पास आयतन था वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती था। दूसरा नियम हमने क्या लिया था, चार्ल्स का नियम, उससे आयतन ताप के समान, परम ताप के समानुपाती था। तीसरा नियम था हमारे पास अवोगाद्रो का, और उससे आयतन था नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती। अगर हम इन तीनों नियमों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास है V समानुपाती NT/P। हमें पता है जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है, तो V हो जाएगा हमारे पास NRT/P, और ये इक्वेशन बच जाएगी PV = NRT। ये आदर्श गैस समीकरण है। अगर कोई भी गैस सभी ताप और दाबों पर बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो के नियम का पालन करती है, तो वो समीकरण जो है PV = NRT समीकरण को भी फॉलो करेगी, और इसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। P दाब, V आयतन, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R है। R को हम कहते हैं गैस नियतांक। अब उसके बाद हम देखेंगे कि R के यूनिट्स क्या होते हैं। हमारे पास R आया है, R = R के यूनिट निकालते हैं। R के मात्रक, R हो जाएगा हमारे पास PV/NT। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो P अलग अलग इसके जो है सिस्टम्स में अलग अलग होंगे। अगर हम लेते हैं P को लीटर्स में, P को हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक में, V को हम लेते हैं लीटर में, N तो मोल्स ही रहेगा, और T हो जाएगा परमताप, तो ये हो जाएगा केल्विन। तो इसका यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अगर हम P को लेते हैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर्स में, तो ये हो जाएगा पास्कल, और ये इसके अंदर आ जाएगा मीटर पर मोल इनवर्स पर केल्विन। और हमें पता है PV जो है वो वर्क के इक्वल होता है, तो वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जूल। तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। और जो ये एनर्जी है या जो वर्क है, PV वर्क होता है, और ये भी हमने इसको जूल में लिखा है, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा SI यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको CGS में चेंज करना चाहें तो ये बन जाएगा हमारे पास अर्क पर मोल पर केल्विन। इसी तरह से अगर इसको कैलोरीज में भी निकाला जा सकता है, क्योंकि एनर्जी जो है कैलोरीज में भी आती है, तो ये बन जाएगा कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे यूनिट्स आ गए, एटमॉस्फेयर, लीटर पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, आर्क पर मोल पर केल्विन, कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। अब हम निकालेंगे R का मान।
आर की वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम देखेंगे कि हमको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किन यूनिट्स में दे रखा है। जिन यूनिट्स में हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा होता है उन्हीं यूनिट में हमें आर की वैल्यू लिखनी होती है। इसलिए आर का मान कौन से यूनिट्स में क्या होता है ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर का एसआई यूनिट्स में क्या वैल्यू होगी। आर है हमारे पास PV/N/T। तो अगर STP पे देखें तो STP पे है हमारे पास P होता है 1 एटमॉस्फेरिक। V किसी भी गैस का जो 1 मोल अगर हम लेते हैं तो 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो अगर हम N1 लेते हैं और टेम्परेचर उस पर होता है 273.15 केल्विन। तो यहाँ से हम SI यूनिट्स नहीं है, ये लीटर एटमॉस्फेरिक में, सॉरी, लीटर एटमॉस्फेरिक यूनिट्स के अंदर हमने प्रेशर लिया है 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम लिया है 22.4 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए हैं और STP पे 1 लीटर 1 मोल जो गैस है उसको लिया है 273.15 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे R आ जाएगा 1 × 22.4 और N की वैल्यू 1 है × 273.15। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.0821 और इसके यूनिट वही होंगे ना, लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया लीटर एटमॉस्फेरिक के अंदर जब हम आर की वैल्यू लेते हैं। अगर हमें प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेरिक में, वॉल्यूम लीटर्स में, तो हमारे पास हमें आर की वैल्यू रखनी है 0.0821। अब इसी तरह से हम लेंगे SI यूनिट में। SI यूनिट में जब हम लेते हैं तो हमारे पास प्रेशर होता है पास्कल में, वॉल्यूम हम लेते हैं मीटर क्यूब के अंदर और मोल और केल्विन तो वही रहता है हमारे पास SI यूनिट्स में भी। तो जब हम SI यूनिट्स की बात करते हैं, वही R = PV/N/T। तो SI यूनिट्स में P होता है पास्कल में, तो इसकी वैल्यू होती है 1.01 × 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम हमारे पास 22.4 है, तो 22.4 लीटर होता है 1 मोल गैस का आयतन। अब क्योंकि ये SI यूनिट्स हैं तो SI यूनिट में हमें वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, तो हम लीटर को चेंज कर देंगे मीटर क्यूब में। ये तो हो जाएगा 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब और N 1 रहेगा और टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा 273.15 केल्विन। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा 1.01 × 10⁵, वॉल्यूम हो गया 22.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 × 273.15। जब हमारे पास ये कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आ गई हमारे पास R की वैल्यू। यानी जब हमारे पास प्रेशर पास्कल में होगा, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास R की वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और जूल जो है अगर हम इसको अर्क के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अर्क में जो है हमें पता है कि 1 जूल जो है वो होता है 10⁻7 अर्क्स। तो R की वैल्यू अगर हम अर्क में लेंगे, CGS सिस्टम बोल सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगी हमारे पास 8.314 अर्क पर केल्विन पर मोल। जो एनर्जी है उसका एक पॉपुलर यूनिट हमारे पास होता है, कैलोरीज भी होता है। तो हमें पता है कि 1 जूल बराबर होता है हमारे पास 1
कैलोरी होती है हमारे पास 4.2 जूल के बराबर। तो अगर हम इस एनर्जी को चेंज करना चाहें कैलोरीज में तो इसको हम 4.2 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो उस कंडीशन में आ जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू 1.978 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। और इसको हम राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं, कभी कभी जो है अगर हमें ऑब्जेक्टिव या कोई छोटा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको लगभग हम मान सकते हैं 2 कैलोरीज पर केल्विन और पर मोल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमें किस तरह का न्यूमेरिकल करना है, और उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम देख लेंगे कि हमें दाब के कौन से यूनिट दे रखे हैं, आयतन के कौन से यूनिट दे रखे हैं, और उन दाब और आयतन के यूनिट जो हैं उनसे हम निकाल सकते हैं, और आर के फिर उसी के हिसाब से लिखेंगे। देख लेंगे कि अगर लीटर एटमॉस्फेरिक में दे रखी है तो आर की वैल्यू हम रख देंगे 0.0821, और अगर हमें दे रखी है सारी वैल्यूज जो है मीटर क्यूब में, पास्कल में, तो 8.314, और अगर हमें कैलोरीज में आंसर निकालना है या कुछ भी एनर्जी कैलोरी में दे रखी है तो आर की वैल्यू हमारे पास 1.978 कैलोरी पर मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से जो है आर की वैल्यू को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम और प्रेशर वगैरह के आदर्श गैसों के फॉर्मूले डिराइव करेंगे।